गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम लोग PYQ कर चुके हैं, मैट्रिक्स का सब डन है। आज डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? इसका डेफिनेशन लिखाए थे। डू यू रिमेंबर एनीथिंग? डू यू और डू यू नॉट? टेल मी सर, धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ऐसा कुछ सुने तो थे, शायद आप लिखाए भी थे। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हम बताए थे। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट? बोलो बोलो। इसकी कहानी पहले समझते हैं। हम तुमको बताए थे डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या बताता है? उसका एक वैल्यू बताता है जो उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? उसी के एलिमेंट्स के आपस में एक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब करते हैं, जिससे एक वैल्यू निकलती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, दैट नंबर में भी जीरो, दैट नंबर में भी रियल, दैट नंबर में भी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, एक नंबर देता है, ठीक है। अब पहले यह जानेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, बर्थ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो गैब्रियल क्रैमर ने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया था। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसे शुरू करते हैं, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होगा? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, इससे x और y के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा 1 और 2 से? क्या हमको y बाय x निकालना है, पहला रिलेशन से क्या निकलेगा? माइनस a1 बाय b1 और सेकेंड से माइनस a2 बाय b2, ठीक है। अब देखो, इसको देखो, अब हम इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या निकलेगा? a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है। एक रिलेशन मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। इस रिलेशन को, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया बाद में। इनका नाम को किन्होंने दिया था? इनका नाम दिया था क्रैमर ने। इनका नाम दिया था क्रैमर ने। क्या बताया था? इसको डिटर्मिनेंट कहा था।
ठीक है, इसको कहा था डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये तो कहा डिटर्मिनेंट वैल्यू, और इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में शो करना था। ठीक है, इसको आर्थर केले ने सिंबलाइज दिया था इस तरह से। ये जो इस तरह से मैं लिखा हूं, इसको सिंबलाइज इस तरह का तुम देखे हो मैट्रिक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, A1 B1 A2 B2। तो इसको जो है हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और यहां पर आर्थर केले ने, या मतलब एक्चुअली ये नाम जो है ना A1 B1 और A2 B2, इस तरह से A1 B1 और A2 B2, इसको क्रैमर ने नाम दिया था कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो A1 B1 A2 B2, इसको क्या कहा था? कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको कहा था कंस्टिट्यूएंट। तो देखो नाम में क्या है, नाम तो वही चीज है, थोड़ा सा नाम इसलिए बदल गया क्योंकि उसमें जो था एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का अपना सिग्निफिकेंस है। बट इसमें क्या है कि ये एक वैल्यू जनरेट करता है। तो ये सब जो वैल्यू है आपस में क्या है, इनका कोई खास मीनिंग नहीं है, ये उस वैल्यू को जनरेट करने के हिस्सेदार हैं, इसलिए ऐसा नाम दिया गया उनको। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे तो डिटर्मिनेंट में हर जो पार्ट होगा उसका, उसको हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे सकता है, इसलिए एक स्पेशल एलिमेंट को भी एक स्पेशल नाम दिया गया और उनको उन्होंने कंस्टिट्यूएंट कहा। तो ये था क्या, 2 वेरिएबल के लिए। अब यदि 3 वेरिएबल के लिए देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये काम किया था फिर आर्थर केले ने। यहाँ पे है सो गैब्रियल क्रैमर ने कर लिया, क्रैमर के द्वारा एक अपना सॉल्यूशन बनाने का टेक्निक हो गया, जिसको उन्होंने बाद में कहा कि भाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, जिसको बाद में और नाम दिया गया था। ठीक है, बट इसके बाद जो है सो कैले ने क्या बताया कि हम इसके लिए 3 वेरिएबल के लिए कर सकते हैं। कंसीडर अनदर सिस्टम of homogeneous linear equation in 3 variables। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। x, y और z 3 वेरिएबल हैं। अब इस प्रकार से हमारे पास 3 इक्वेशन भी बनेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे 10th में, वो 2 वेरिएबल के लिए था। 3 वेरिएबल के लिए जब जनरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, x डिवाइडेड बाय b2 c3 माइनस c2 b3, b2 c3 माइनस c2 b3 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c2 a3 माइनस a2 c3 z डिवाइडेड बाय a2 b3 माइनस b2 a3। मान लो इसको k। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इसको मान लो 4 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
अब इससे जो मिलेगा उसको हम इसमें रखते हैं पहले इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा a1, ठीक है, x इक्वल टू के इंटू ये राइट साइड में चला जाएगा, ये सब में कॉमन आ जाएगा, के को राइट साइड में भेजेंगे तो 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा a1 इंटू b2c3 b2c3 माइनस c2b3। अरे x इक्वल टू इसको भेजोगे तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको हम यहां पे रखेंगे x की जगह पे, a1 इंटू इतना मिलेगा, k मैं नहीं लिख रहा हूं, k को हम कॉमन लेके राइट साइड में भेज के कैंसिल आउट कर देंगे, या मतलब k से डिवाइड 0 से डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड भेजेंगे तो b1 इसको लिखेंगे c2a3 माइनस a2c3 प्लस a2b3 माइनस b2a3 इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज मैं बीच में करूंगा, यहां जो है ना माइनस साइन, इसको कॉमन ले लेंगे और इसको माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सो अभी पता चलेगा। a1 b2c3 माइनस c2b3 माइनस b1, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा a2c3 माइनस c2a3 प्लस z। बताओ, ये तो वैसे ही लिखेंगे a2b3 माइनस b2a3 इक्वल टू 0। अब आर्थर केले ने बोला कि ये जो है ना, इस कैलकुलेशन को हम निकालने के लिए एक स्पेशल तरीका से यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम उसको डिटर्मिनेंट कह रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, a1 के लिए इस रो और इस कॉलम को ढक लो, तो b2c3 माइनस c2b3। यहां पे देखो b2c3 है, b2c3 माइनस c2b3। अब b1 वाले कॉलम को और रो को ढक लो, तो क्या मिलेगा a2c3 माइनस c2a3, और उसके बाद इसको ढक लो z के, ये तो c1 होगा, सॉरी। अब इसको, इसके कॉलम और इसके रो को ढक लो, a2b3 माइनस b2a3, इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। इसको इन्होंने कहा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3 ऑर्डर, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3rd ऑर्डर। ये निकालने की क्या जरूरत पड़ी, ये निकाल लेंगे तो अगर मान लो ये होमोजीनियस है, अगर ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, यहां पर क्या होगा d1 d2 d3 हो जाएगा, तब उसको सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये जरूरत पड़ेगी तो जो हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा उसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं ये निकालने के लिए। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है, इससे इसका जेनेसिस हुआ, इस तरह से इसका निर्माण हुआ, और फाइनली उसी को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज किया गया। वो 4था चैप्टर का स्टार्टिंग होगा, तो चूंकि दोनों कनेक्टेड है इसलिए मैं दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो अभी ये समझो, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन समझेंगे, और तब हम लोग एक अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट जेनेसिस इस वजह से हुआ कि डिटर्मिनेंट का बर्थ जो है एक्चुअली इसी को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट होता है। मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस हो रहा था। एक शॉर्टकट तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है याद करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा दिमाग यूज करता था 10th स्टैंडर्ड में, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करते थे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता था। और जब मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट सीख लोगे तो तुम लोग इसी का यूज करोगे, इसका यूज करना ज्यादा आसान बना देगा उसको सॉल्व करने के लिए, समझे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाया गया, और बाद में फिर इसी का ज्यादा अमाउंट में यूज किया गया। जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है हम लोग डिटर्मिनेंट पे जाते हैं, ठीक है, समझे। एज अ वे टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट वाज इन्वेंटेड। इसको नोट करो।
Definition of determinant. It is a number, real or complex, which can be associated with every square matrix. Again, when their elements undergo multiplication and in a specific way. If A equal to Aij n by n, then ठीक है. उधर उधर लिख लिए.
लिख लिए? देखो जल्दी, देखो डिटर्मिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट किया जाता है, और वो क्या हो सकता है? रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। कैसे मिलेगा? तो उसके एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इस प्रकार से कुछ होगा। कैसे होगा तो भी समझेंगे, ठीक है, इन स्पेसिफिक एक खास तरीके से। और खास तरीके के लिए हमको ये भी जानना जरूरी है, साइंस सिस्टम समझना जरूरी है। इसका हम बाद में माइनर और कोफैक्टर बताएंगे, तब इसका यूज वहां पे भी समझ में आएगा। अभी ये मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, है ना, ए आई जे एन बाई एन, ठीक है, एन nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये मॉड के सिंबल में, लेकिन इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना, नॉट टू बी रेड एज मॉडुलस, है ना, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DET, डेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस सिंबल से भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल का सिंबल डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे, जैसे, है ना, A11, A12, A13, A21, जो कुछ भी वहां पे लिखेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। उसको ऐसे करके बुलाएंगे हम। एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स से स्पेशल नाम क्यों दिए? क्योंकि थोड़ा ये मैट्रिक्स का स्पेशल पार्ट है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फॉर्म करने में इसका रोल होता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट कहे। और इस हिसाब से जो उनकी पोजीशन होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नाम देंगे। एलिमेंटल पोजीशन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसके स्पेसिफिक होने के लिए। देखो ये समझ में आया, -1 टू द पावर i प्लस जे, ये पोजीशन क्या होती है? 1 1 1 और 1 को जोड़ेंगे तो इवन, ऑड ऑड इवन, ठीक है। i प्लस जे जो पोजीशन होता है ना, उस पोजीशन के i और j जो होते हैं उनको जोड़ो, तो 1 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 कितना? 2। तो इसके पावर में 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पोजीशन 1 1 2 होता है, 1 और 2 का सम 3 होगा, ऑड हुआ। ये इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ठीक है। यहाँ का सम 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे क्या होता है? 3, मतलब क्या, ये 2 1 है ना, 2 प्लस 1 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 3 प्लस 1 4 5 6, ठीक है। तो जो ऑड पोजीशन इवन पोजीशन का यहाँ पे कंसेप्ट है, और वो कैसे? तो इनके आई और जे है, उनको जोड़ देंगे। इवन पोजीशन है तो पावर में इवन हो जाएगा, और जब पावर में इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन क्यों, साइन सिस्टम क्यों देख रहे हैं? साइन सिस्टम इसलिए देख रहे हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। मैं पहले सिखा देता हूँ डिटर्मिनेंट वैल्यू, तब उसका डिटेल माइनर और कोफैक्टर समझ के तब उसमें हम जानेंगे। पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ तक क्लियर सब? साइन सिस्टम क्लियर? अब देखो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। Find the value of the determinant वन टू 4 3 4 9 2 -1 6। Expanding along
देखो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 3/3 का है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और सेकेंड कॉलम से निकालना, सेकेंड कॉलम है ना। ये कौन सा बताइए, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? ये 1 1 है, ये 1 2 है ना। तो ये 1 + 2 कितना होता है? 3। तो 3 ऑड पोजीशन हुआ, तो ये माइनस प्लस और माइनस। तो जो भी साइन सिस्टम में जो भी साइन है ना, वो इस एलिमेंट के आगे लगा देंगे। साइन सिस्टम में जो भी साइन देख रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का साइन है, और जो जिस पोजीशन का साइन है उसको उस एलिमेंट के, क्योंकि क्या कर रहा है, सेकेंड कॉलम के अलोंग निकालना है। तो सेकेंड कॉलम के अलोंग निकालेंगे तो सेकेंड कॉलम के जो एलिमेंट होंगे, तो सेकेंड कॉलम में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगा, ठीक है, उसके साथ उसका साइन यूज कर लेंगे। तो 2 है, 2 के साथ क्या साइन है? माइनस का, लगा दिए, ठीक है। 4 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, कुछ नहीं यूज करेंगे। और -1 है, इसके साथ क्या कौन सा सिंबल होगा? माइनस का, वो लगा दिए, ठीक है। अब जो एलिमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसका रो और उसके कॉलम को ढक दो, उसको ढक दो। तो ये 2 है, इसको ढक दो, क्या बचा? 3 9 2 6 बचा, 3 9 2 6। यहां पे कोई सिंबल नहीं था तो प्लस, ठीक है। उसके बाद 4 है, अब 4 के अलोंग रो और कॉलम को ढक दो, क्या बचेगा? 1 4 2 6, और इसके अलोंग ढक दो, क्या बचेगा? 1 3 1 3 4 9, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो है, इसमें 2/2 ऑर्डर का हो गया, ये इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से घटाएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन को। फिर है यहां भी यही करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहले, उसके बाद ये, पहले तब ये, पहले प्राइमरी डायगोनल तब दूसरे डायगोनल पे, समझे? तो बताओ -2, ये वैल्यू क्या होगी? 18 माइनस 18, बीच में माइनस का सिंबल देंगे, +4। अब बताओ 6 माइनस +1, 9 माइनस 12, ठीक है। तो ये कितना हुआ? ये 0 हो गया, ये यहाँ -2 हुआ, उसको 4 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे -3, ये कितना मिला? -11 मिला। किसके अलोंग? अलोंग सेकेंड कॉलम। अब डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट होता है, किसी एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो किसी के भी अलोंग निकालो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फिक्स वैल्यू होता है। तो ये तो हम निकाले हैं सेकेंड कॉलम से, अगर हम थर्ड रो से निकालेंगे तो भी सेम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, अलोंग थर्ड रो, ठीक है। अब थर्ड रो में क्या हुआ? ये थर्ड रो है, थर्ड रो है ना। अब इसके एलिमेंटल पोजीशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साइन बताओ। ये 3 1 है, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, इवन पोजीशन पे प्लस, ऑड पोजीशन पे माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और उस पोजीशन के बाद एलिमेंट है 2, यहां पे है -1, और यहां पर क्या है? 6। अब देखो इसको लेना है,
इसके कॉलम इसके रो को ढक दो, क्या बचेगा? 2 4 4 9, ठीक है। अब इसके अलोंग चलना है तो इसको इसको ढक देंगे, क्या बचेगा? 1 3, हाँ 1 4 3 9, 1 4 3 9। अब हम बताओ अब क्या बचेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? अब बताओ, ये हुआ 2। यहां पर क्या करेंगे? पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 18 माइनस 16, यहां पे 9 माइनस 12, यहां पे 4 माइनस 6। तो यहां से क्या मिला? 4, यहां से -3, यहां से -12, कितना आया? 15 -15 + 4 -11, सेम मिल गया। यह भी देख सकते, ये वेरीफाइड भी हो गया। एक तरीका से निकाले तो और दूसरे तरीका से निकाले तो वेरीफाई भी हो गया ना। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। अगर दोनों डिफरेंट आता तो कहीं कोई मिस्टेक हुआ होता है, ठीक है। तो यह भी जानना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फिक्स वैल्यू होता है, और किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग निकालेंगे तो वह सेम आएगा। अब एक और अच्छी बात मैं बता देता हूं, हम लोग लास्ट में मैट्रिक्स में क्या सीखे थे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखे थे। एक उसका फायदा क्या होगा बताएं? अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो क्या उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मैट्रिक्स होता है, अगर एक मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन करते हैं, तीनों रूल में से कोई सा भी रूल लगा लो, तो जो मैट्रिक्स बनता है उसको क्या कहते थे? द टू मैट्रिसेस, क्या? नहीं, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हुआ, एक मैट्रिक्स दूसरे का इक्विवेलेंट हुआ। इस इक्विवेलेंट का यह सिग्निफिकेंस है, ध्यान दो बाबू, इस इक्विवेलेंट वर्ड का यह सिग्निफिकेंस है कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलते। अगर हम इसमें कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर दें, कोई सा भी, तब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, दैट विल बी द सेम। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके मान लो हम क्या करते हैं, इसमें इसको छोड़ के इन दोनों को जीरो बना देते हैं, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ये और ये जीरो हो जाएगा तो इससे हम किसी को भी गुना करेंगे, मान ली इस पोजीशन पे जीरो आ जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जीरो आ जाए, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जीरो आ जाए, तो हमें बस इतना कैलकुलेशन करना होगा ना डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए, समझे? तो वह भी एक तरह से जो तुम सीखे हो, दैट इज आल्सो यूजफुल टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट वैल्यू, समझे? तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अब देखो एक एक पोजीशन का एक सिग्निफिकेंस है, वो हम थोड़ा सा अभी डिटेल में अभी सीखेंगे, पहले इसको नोट करो। Let's do the next problem.
साइन थीटा का डोमेन क्या होता है रिशु? रेंज क्या होता है? तुम तो रेंज बता रहे हो, रेंज क्या होता है? रेंज बताओ। डोमेन तो, डोमेन छोड़ो, अभी हमको रेंज का काम है। डोमेन क्या होता है वैसे? हाँ, प्लस मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल द रियल वैल्यूज। ठीक है, ये होता है डोमेन। और रेंज क्या होता है? -1 टू +1। गुड, अभी उसका काम आएगा, इसलिए मैं पूछ लिया। ओके, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो के लॉन्ग निकाले, है ना? फर्स्ट रो के लॉन्ग निकालते हैं, क्योंकि हर लॉन्ग तो वही आएगा, तो हम फर्स्ट रो के लॉन्ग निकालते हैं। along फर्स्ट रो, यहाँ ये पहला पोजीशन पॉजिटिव है 1, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा जाएगा। जगह कम हो जाएगा ना। अच्छा छोड़ो, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला रो पहला कॉलम ढको, क्या बचेगा? इसको और इसको ढक लेंगे तो ये बचेगा 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक लो। ये फिर ये -1 1। ठीक है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो माइनस साइन थीटा 1 -1 और माइनस साइन। ठीक है, ये क्या निकलेगा? डेल्टा। तो बताओ यहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस यहां पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0। ठीक है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा +1। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। तो डेल्टा वैल्यू इन दोनों के बीच में है ना। अब रेंज बताओ, साइन थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से लेके 1। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? ऑल द नेगेटिव वैल्यू बिकम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम तो 1 रहेगा, मिनिमम क्या होगा? 0। यस करेक्ट, 0 होगा, है ना। सारा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसमें एक जोड़ो। ठीक है, 1 + 0 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1। तो क्या मिला हमें इससे क्या मिला? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा < 2। अब इसमें 2 से गुना करो, 2 × 1 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 × 2
ये मिला 2, ये है डेल्टा, और ये क्या है, इजी, नोट डाउन। याद करो साइन का जब तुम्हें कर्व बताए थे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे थी, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो जब साइन का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझे, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम कहां पे आ जाएगा, 0 पे, 0 से 1 पे चला जाएगा, समझे। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 0 से 1 के बीच में, दोनों तरफ एक एक जोड़ो, एक एक क्यों जोड़ रहे हैं, हमको इसके बराबर लाना है, पहले एक जोड़ेंगे और तब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करते ही हमको ये मिल जाएगा, और ये प्रूफ भी करना है कि ये किसके बीच में है, ये 2 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे तो हमको कुछ उस तरह से मिल जाएगा, ये ओके। देखो ये मेथड हमें सीखना है, सैरस रूल, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें या तो तुम पहला रो और दूसरा रो ले लो, या पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ले लो, पहला रो दूसरा रो, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और उसको रिपीट करो, और तब एक खास पैटर्न में क्या करो, गुना करने का तरीका अपना, और उस गुना करने से 2 साइड का प्रोडक्ट निकलेगा, दोनों के प्रोडक्ट को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैं बताता हूं, इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों ही सैरस रूल है, कैसे होगा सो दिखाता हूं, लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सैरस रूल फॉर एक्सपेंशन, अकॉर्डिंग एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एक्स, क्या बोले थे, पहला रो और पहला कॉलम, सॉरी पहला रो और दूसरा रो, उसको रिपीट करो, इसको एज इट इज यहां उतारेंगे, इसको एज इट इज उसके नीचे उतारेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स सी माइनस बी, उसके नीचे माइनस सी एक्स ए, ठीक है। और
एक खास पैटर्न में गुना करेंगे। इसको इससे, फिर ये और ये बचा रह गया। ठीक है, दिस इज सारस रूल। इस तरह से गुना करना है, डायगोनल तरीके से जाओ, है ना। यहाँ पे है उसके जस्ट, है ना, डायगोनली अपोजिट जो होगा उस पर पहुंचना है, इसके डायगोनली अपोजिट जो होगा उस पर पहुंचना है। ठीक है, फिर इसके डायगोनली अपोजिट, इसके सामने जाओ, इसके नीचे जाओ, इसके डायगोनली अपोजिट पहुंचो, फिर इसके सामने, इसके नीचे, इसके डायगोनली अपोजिट पहुंचो। इस तरह से चलते जाओ, तो ये और ये बचा रह गया, बाकी इस प्रकार से गुना होंगे। तो गुना इस प्रकार से किए जाएंगे। पहले इधर वाला का गुना करो, ऐसे 2 लाइन खींच दो इधर, ऐसे 2 लाइन इधर खींच दो। ठीक है, अब बताओ यहां जो गुना हुआ तो माइनस बी इंटू एक्स इंटू बी क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर एक्स, ए माइनस ए एक्स, माइनस ए स्क्वायर एक्स, एक्स सी माइनस सी, माइनस सी स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इधर गुना करो, x इंटू एक्स क्या मिला? एक्स क्यूब। इसको गुना करो, c इंटू माइनस बी इंटू ए क्या मिला? माइनस b इंटू सी इंटू ए क्या मिला? जोड़ो, बस। जो राइट साइड मिला उसको कुछ नाम दे दो। ठीक है, मान लो इसको p कहते हैं और इसको n कहते हैं। जो डिटर्मिनेंट होगा वह क्या होगा? RHS माइनस LHS, p माइनस n। ठीक है, अब यहां पे क्या है? एक्स क्यूब। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन लो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ये किसके बराबर होगा? 0। इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन क्या दिया है? इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, विथ माइनस सिंबल। जब हम इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा, और ये माइनस सिंबल है तो आयोटा लग जाएगा। क्या मिलेगा? आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स हैं? ओनली 1। ठीक है, देयर इज ओनली प्लस माइनस। ठीक है, जब रूट के बाहर आएगा आयोटा सिंबल तो क्या लग जाएगा? प्लस और माइनस। देयर आर टोटल 3 रूट्स, out of which there is only 1 real root, other 2 roots are imaginary. ठीक है, there is only 1 real root of the given. ठीक है, अब देखो ये जो गुना है इसको दूसरे तरीके से करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा तरीका कैसा? एक्स सी माइनस बी, एक्स
सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एक्स। मैंने क्या बोला, या तो रो वाइज तुम रिपीट करो या कॉलम वाइज करो। फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को एज इट इज उठा के राइट साइड में रखो। बताओ क्या होगा, एक्स माइनस सी और सी एक्स माइनस ए। अब गुना करो, तो ठीक है। इसमें अप माइनस बिलो होगा, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट होगा वो अप, उसमें आरएचएस माइनस एलएचएस था, इसमें होगा अप माइनस बिलो। अब देखो ऊपर जो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ, माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स। उसके बाद नहीं नहीं लो माइनस अप होगा, जैसे वहां पे वही उसी को फॉलो करना है। तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पर एक्स क्यूब, फिर प्लस ए बी सी, फिर माइनस, क्योंकि तीनों माइनस है ना, सेम आया। तो इसको इसमें से इसको हटाएंगे, ठीक है। इसको पी बना देंगे और इसको एन बना देंगे। तो ये क्या होगा, पी माइनस एन। बोथ आर द सेम। सेम आएगा। अब सारस रूल का यूज करते हुए एक डिटर्मिनेंट निकालो। ये सबकी कॉपी में देखूंगा मैं अभी। इसमें फर्स्ट और सेकंड रो को नीचे लिखे थे, उसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट किए। अच्छा, थोड़ा सा कैन यू पुश अ लिटिल बिट, लिटिल बिट, लिटिल बिट, माइनस एंड, अरे डेफिनेशन है बाबू, बेसिक चीजें हैं, बेसिक। माइनस,
कहोगे कि सर आप पहले पढ़ा दिए तब लिखा रहे हैं, उसी तरह का कुछ बात है। पहले लिखो, लिखो, इतना लिख लो, तुम लोग खुद ही इसका आंसर बताओगे, क्योंकि जो तुम लिख रहे हो ना ऑलरेडी तुम लोग इसको जान चुके हो। देखो माइनर्स, व्हाट आर माइनर्स? माइनर्स एट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका जो माइनर होता है वो कैसे निकालते हैं? इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द ith रो एंड jth कॉलम। जिस भी पोजीशन का हमको माइनर निकालना रहता था उसके एलोंग का रो, उसके एलोंग का कॉलम ढक देते थे। उसके बाद जो बचता है उसी डिटर्मिनेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? उसका माइनर कहते हैं। अभी यूज किए थे ना हम लोग, वही रो वही कॉलम ढक लेते हैं और जो बचता डिटर्मिनेंट एज इट इज उसको लिखते हैं, उसको माइनर कहा जाता है। इसको MIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? अगर माइनर को उसके साइन जो सिस्टम रहता है, साइन सिस्टम से हम उसको एसोसिएट कर देते हैं, उसको गुना कर देते हैं। माइनर अगर साइन सिस्टम को फॉलो करता है और साइन उसमें एसोसिएट कर देते, गुना कर देते हैं, तब वो कोफैक्टर बन जाता है। साइन सिस्टम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो साइन सिस्टम इनटू माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर, समझे? बस इतना ही है। तो अगर ये हमारा इवन पोजीशन है तो इवन पोजीशन पे क्या होगा? पॉजिटिव। कोफैक्टर इक्वल टू माइनर, और कोफैक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर व्हेन ये पोजीशन ऑड है। मैं M32 बोला हूं, तो थर्ड कॉलम और सेकेंड, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढक दो, क्या बचेगा? ACDF, ठीक है। 2 बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ACJL, ठीक है। इसका कोफैक्टर बताओ।
माइनस, इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि ये ऑड पोजीशन है, और यहां जो होगा वो एज इट इज रहेगा। समझे? कुछ नया नहीं है, जो तुम कर चुके हो उसी को हम लोग एक डेफिनेशन में और एक ढंग से हम लोग नोट डाउन किए। ठीक है, इतना ही रखें। इससे एसोसिएटेड रिजल्ट है, 10 रिजल्ट हैं। अब स्टार्ट करेंगे तो 10 के 10 पढ़ेंगे, और उसके साथ हम लोग है सो डिटर्मिनेंट को इस तरीके से निकालना सीखेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए। तो वो हम कल के लिए रखते हैं, है ना। तो तुम लोग जो है देखते हैं अब व्हाट इज देयर इन योर मॉड्यूल। You have got your module? अभी तो तुम लोग 7 क्वेश्चन कर ही सकते, 7 ही क्वेश्चन कर सकते हो। 1 to 7 डिटर्मिनेंट में 1 से 7 तक कर सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन कैसे करोगे? x की वैल्यू निकालोगे और तब उसके पावर में 2007 रखोगे। ठीक है, जस्ट ट्राई। वन टू 7 तुम लोग का होमवर्क है ना, करके आना। कल हम लोग माइनर कोफैक्टर्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद की पढ़ाई होगी। थैंक यू। 1 to 7।